नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दृष्टि आईएएस की पीटी रिवीजन सीरीज में। आज हम 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्यों और भारत में यूरोपियनों के आगमन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज हम आधुनिक भारत की प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। 18वीं सदी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। दूसरा, त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया था। और तीसरा, त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आपको कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 केवल 2 1 2 3 या केवल 1। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तीनों ही कथन सही हैं। वर्ष 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। इन्होंने ही 1741 में एक जगह है कोलाचेल, वहां के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इसके बाद त्रावणकोर काली मिर्च एवं ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो एक जो चीज मिसिंग है हमारी, काली मिर्च यहाँ पर है। काली मिर्च का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो। इस पर डच और पुर्तगाली कंपनियों का अधिकार था, इसीलिए दोनों में संघर्ष लगातार चलता रहता था। इसी के फलस्वरूप लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक था? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सादत खान या सरफराज खान? तो इसमें से ऑप्शन सी सादत खान हमारा सही हो जाएगा। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक दरअसल सादत खान ही था। उसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। बुरहान उल मुल्क भी उसको कहा जाता था, ये उसी का नाम है। 1722 में इसको अवध का सूबेदार बनाया गया था और बाद में स्वतंत्र राज्य इसने करना शुरू कर दिया था और यही इसका संस्थापक भी बना था। तो सादत खान हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से अगर इसमें देखें तो संस्थापक हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। तो जितने भी चाहे प्राचीन काल के हों, है ना, मध्यकाल के हों या आधुनिक काल के हों, तो आज हम बात ही कर रहे हैं भारत में जो स्वायत्त राज्य है उनकी। तो आधुनिक भारत राज्य के जो संस्थापक बने उनको कम से कम हमने देख लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, हैदर अली के संदर्भ में हमें कुछ कथनों पर विचार करना है। पहला होगा कि वह अशिक्षित था, दूसरा कि कुशल प्रशासक था, तीसरा कि उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, और चौथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था। आपके ऑप्शन है 1 2 1 2 3 1 2 4 या 2 3 4। तो इसमें से हमारा, अगर आपको पता हो तो केवल अंतिम ऑप्शन गलत होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। 1 2 तीनों सही है। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना करी थी। पढ़ा लिखा नहीं था हैदर अली, नो डाउट, तो पहला सही हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान था, तो कुशल प्रशासक था, इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और 1755 के आसपास उसने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना की थी। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के 5 तक पहुंच गया। फिर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी 1782 में मृत्यु हो गई थी। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था, इसलिए ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। उसने दूसरे युद्ध में अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन बी। 1 2 3 सही है, अंतिम गलत है। अगला सवाल है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इंग्लिशों यानी कि जो अंग्रेज थे उनके अधिवास को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एल्फिंस्टन सर्कल या मार्बल पैलेस? तो ऑप्शन दूसरा सही है हमारा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था उसे। फ्रांसिस डे, जिसे वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के राजा को मद्रास पट्टे पर ले लिया था, वहां बाद में किलेबंदी कोठी बनाई गई थी। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। ठीक है, तो जिसने ली थी उसका नाम था फ्रांसिस डे। ठीक है, कब ली थी? 1639 में। और किससे ली थी? राजा से ली थी, चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, मद्रास को पट्टे पर ले लिया था और वहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है, जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया, पहला ऑप्शन। दूसरा, फारसी फौज की सहायता से हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शंस देखते हैं, केवल 1 है, केवल 2 है, 1 या 2 दोनों है, या ना तो 1 है ना 2 है। तो गौर से अगर देखेंगे तो हमारे दोनों ऑप्शन ही सही हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1613 में जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने फारसी फौज की मदद से
हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया था, जो पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था लेकिन बाद में अंग्रेजों को मिल गया था। तो ऑप्शन 2 भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 एंड 2 बोथ हमारा सही जवाब है। इसके बाद है, अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर एक बार फिर से हमें विचार करना है। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। दूसरा है, इन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक, मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारी वर्चस्व बनाए रखा। ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न एक न दो। तो इसमें भी एक बार फिर से हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आपको देखने से भी लगता होगा कि ज्यादातर एरिया जो कि अनडिफाइंड है ना, एम्बिग्यूअस है, वो ऑप्शंस लगातार सही मिल रहे हैं आपको। तो एक और दो दोनों सही हैं। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने नील का निर्यात गुजरात से और कपड़े का निर्यात कोरोमंडल से करते थे। उन्होंने मछलीपट्टनम को बाद में केंद्र अपना बनाया था, ठीक है, और कुछ समय ही बाद वो मद्रास शिफ्ट हो गए थे, जहां पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा था जिसमें कहा था हमने कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, वो मद्रास जो लिया गया था पट्टे पर, वहां इनका व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। तो मद्रास एक तरीके से वो जगह है जहां से ये फिर ऑपरेट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने पश्चिमी गुजरात से लेकर पूर्वी हुगली, यानी कि आप आज की अगर डेफिनेशन देखें तो गुजरात से लेकर बंगाल तक, यानी कि ये जो पूरा रीजन है अक्रॉस द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया, इसके अलावा सिंधु से लेकर, यानी कि यहां से लेकर और दक्षिण में मछलीपट्टनम तक अपना व्यापार का वर्चस्व बनाए। तो इसका सीधा सीधा कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इसको भारत माने तो उन्होंने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक व्यापार करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, एक और दो दोनों हमारे ऑप्शंस ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। 1686 ईस्वी में, ये 1686 ईस्वी है, 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? पहला है अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष। दूसरा, अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना। और तीसरा, अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। या ऑप्शन डी, अंग्रेजों का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो ज्यादा जो औरंगजेब को नापसंद आया उनमें से तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस करना और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जब इन्होंने अपना बिगुल बजाया, उस वक्त ज्यादा औरंगजेब को बुरा लगा और उसने डायरेक्टली चैलेंज किया मुगलों की सत्ता को। क्योंकि देखिए, जब तक मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो उनको ज्यादा समस्या नहीं थी। षड्यंत्रों में शामिल सब होते हैं, वो भी हो सकते थे, इससे भी ज्यादा समस्या नहीं थी। हाँ, जहांगीर के वक्त में ऐसी समस्याएं देखी गई थी, लेकिन औरंगजेब के वक्त तक आते आते ये सब नॉर्मलाइज हो चुका था, ठीक है। अंग्रेज नवाबों के साथ संघर्ष करें, स्थानीय राजाओं के साथ संघर्ष करें, मुगलों को इस बात से ज्यादा चिंता नहीं होती थी। लेकिन जब उनकी अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज किया गया तब मुगलों को ज्यादा चिंता हुई थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अगर आप पहले भी देखेंगे तो भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारत की जो राजस्व प्राप्ति की नींव थी उसको तहस नहस किया था और खुद ज्यादा राजस्व प्राप्त करने लगे थे। और इसी क्रम में जब 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस किया और मुगल सम्राट के खिलाफ एक तरीके से युद्ध की घोषणा करी, तब दोनों के बीच असली दुश्मनी शुरू होती है। तो अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को दरअसल कम करके उन्होंने आंक लिया था उस वक्त, इसीलिए लड़ाई हुई थी। और युद्ध के अंत में अंग्रेजों को नुकसान हुआ, उन्हें हार झेलनी पड़ी और बंगाल में उनकी जितनी भी फैक्ट्रियां स्थित थी वहां से उनको बाहर जाना पड़ा, खदेड़ दिया गया और गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप पर शरण ली, ठीक है। इसके बाद की जो ट्रेजेडी हुई थी, आप कमेंट करके बताइए कि उस ट्रेजेडी का क्या नाम था, ठीक है। अगला सवाल है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो पहला ऑप्शन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया था, ठीक। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरी फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। तीसरा है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय दो फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम पर थी। कौन सा है? और अंतिम है, वांडीवाश युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा न तो उनकी कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। तो इनमें से कौन सा ज्यादा आपको सही लग रहा है? इसमें से जो बाकी कथन है वो ऑलमोस्ट सही है या सही ही है, केवल दूसरा कथन ऐसा है जिसको आपको डाउट करना चाहिए। स्वतंत्र कोई भी कंपनी नहीं हो सकती अपनी सरकार से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सरकारें ही मदद करती थी उस वक्त के ब्रिटिश कंपनियों की कि वो अन्य कॉन्टिनेंट्स में जाएं और लूटपाट मचाएं, ठीक है। तो पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़िए, पूरी तरीके से निर्भर थी फ्रांस की सरकार पर, जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर सहायता करती थी। उनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वहीं से आते थे। और आप देखते हैं कि फ्रांसीसियों के जो पतन है, जैसा हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जो पतन है दरअसल वो इसीलिए हुआ था क्योंकि एक तो वो डायरेक्टली भारत की मुगलों के संपर्क में आ गए थे, ठीक है। अंग्रेजों से उनका
डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो गया था, प्लस फ्रांस की सरकार से मदद मिलना बंद हो गई थी क्योंकि फ्रांस की सरकार अपने अन्य कमिटमेंट्स में ज़्यादा उलझी हुई थी, और जो उनके गवर्नर थे, जो कह सकते हैं कि वाकई काबिल गवर्नर थे, उनको वापस बुला लिए जाने के कारण ही फ्रांसीसियों का भारत में पतन आरंभ हुआ था। तो स्वतंत्र नहीं थी, ऑप्शन 2 हमारा असत्य हो जाएगा, और इसी क्रम में असत्य होने के क्रम में ही सही बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है वर्ष 1690 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल व्यापार में कपड़ों के हिस्से में गिरावट आई तथा मसालों का हिस्सा बढ़ता गया। ठीक है, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों द्वारा शोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, साथ ही इसके भारीपन की प्रकृति के कारण इसका उपयोग जहाजों को संतुलित करने में किया जाता था, और अंतिम 17वीं सदी के अंत में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की मांग में बढ़ोतरी देखी गई थी। कौन सा सही है? केवल एक सही है, 2 या 3 है, 1 या 3 है, या 1 2 3। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, केवल एक सही नहीं है, 2 या 3, या 1 और 3, या कोई सा भी सही नहीं है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन 1, वर्ष 1690 तक के कपड़ों के हिस्से में गिरावट आई और मसालों का व्यापार लगातार बढ़ता गया, केवल वो सही नहीं है, क्योंकि 1690 तक कंपनी के कुल व्यापार में कपड़े का हिस्सा 83% तक पहुंच गया था। ठीक है, और इसके बढ़ने से ही अंग्रेज इसके उत्पादन से घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अगर आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो राजनीतिक दबाव डाला गया था आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और ब्रिटिश सरकार ने 1721 और 1735 में अलग अलग संरक्षणवादी विनियमन पारित करे थे, जिससे भारत के कपड़े की मांग और ज्यादा न बढ़े। ठीक है, तो केवल ऑप्शन 1 हमारा गलत होगा। गिरावट कपड़े के हिस्से में कभी नहीं आई, मसालों के व्यापार जरूर बढ़ा लेकिन कपड़े में गिरावट नहीं आई। ठीक है, और ऑप्शन बाकी जो 2 है वो हमारे ऑलरेडी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद भारत के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको बताना है, केवल 1, केवल 2, 1 2, या न तो 1 न तो 2। तो इसमें से हमारा केवल ऑप्शन पहला सही नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपीय आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, और पुर्तगाली जो नाविक था जिसे हम जानते हैं वास्को डी गामा के नाम से, वो 1498 में पहली बार कालीकट के तट पर उतरा था। तो पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा, डच नहीं थे, ये पुर्तगाली लोग थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन दूसरा हमारा एकदम सही है। भारत के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे और हिंद महासागर पर पुर्तगाली वर्चस्व दरअसल वो स्थापित करने के लिए आए थे। उसके लिए आक्रामक नीति अपनाई और उस आक्रामक नीति का नाम ब्लू वाटर पॉलिसी उन्होंने रखा था। तो ऑप्शन 2 सही है, लेकिन हमें सही नहीं बताना था, तो पहला सही केवल नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए पीटी स्पेशल रिवीजन सीरीज में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपके राय सुझाव प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में।